नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो प्रश्न है वह 2024 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटिव हैं। तो इन क्वेश्चनों को कैसे लिखा जाए, किस प्रकार से बढ़ाया जाए प्रश्नों को, बहुविकल्पी आप देख चुके हैं। अब हम वर्णनात्मक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, जो आपके अंदर क्लास में पूछा जाएगा परीक्षा भवन के अंदर। तो वहाँ वर्णनात्मक पार्ट 1, वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वहाँ पर एक लिखने के तरीकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्लास को शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए उस पर विचार करते हैं। जैसे वर्णनात्मक पार्ट 1 में वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत मिले हुए क्वेश्चन हैं, यह वर्णनात्मक पार्ट 1 के अंतर्गत भी आ जाएगा, वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत भी लिखा जाएगा। तो एक समरी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जब इसको वर्णनात्मक के अंतर्गत लिखा जाएगा तो संख्या, उसको लेखन का जो सिस्टम होगा वह छोटा कर दिया जाएगा क्वेश्चनों को, और वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत वो बड़े में लिखे जाएंगे। और यह सब की जानकारी के लिए इन प्रश्नों का राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन समरी के रूप में यहाँ हम पर चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का। देखिए, क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में लिखिए। तो संक्षेप में लिखने का मूल भाव है वर्णनात्मक पार्ट 1 के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। तो इटली का जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन पर सबसे पहली बात है, हमें यह जानना पड़ेगा कि इटली का एकीकरण हुआ कैसे, और इस एकीकरण के पहले इटली की पूर्व दशा क्या थी, और इस पूर्व दशा के बाद इटलीकरण में किसका, एकीकरण में किनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ आप लिखने के लिए जो शैली अपनाइएगा, यह जरूर याद रखिएगा, 1830 के पहले अगर देखें तो इटली छोटे छोटे रूपों में विभाजित था, भागों में विभाजित हुआ था, और इसके एकीकरण की दिशा में जो पहला प्रयास किया गया मेस्नी के द्वारा, मेस्नी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपका प्रश्न बढ़ाना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण भूमिका इसने क्या निभाई। तो यह लिखना होगा कि इसने एक यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना की, यंग की स्थापना की, और इसकी स्थापना करने के पीछे मूल उद्देश्य था कि इटली का एकीकरण करना, और इस एकीकरण के पीछे था कि इटली के इसकी स्थापना के बाद अगर आप देखेंगे तो 1831 से लेकर के आप कह सकते हैं 1831 से लेकर 1848 के मध्य में, 1831 से लेकर 1848 के मध्य में इटली में काफी बिखराव दिखाई देता है, काफी संघर्ष होते हुए दिखाई देता है, और इस संघर्ष का परिणाम हुआ कि इटली की पूरी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, और यंग इंडिया जो मेस्नी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका परिणाम ही था कि इटली में पूरा एक बिखराव दिखाई देता है। अब इस इटली के बिखराव के लिए आगे कौन आते हैं, तो यहाँ सार्डिनिया मिडमांट के शासक का नाम है, सार्डिनिया मिडमांट के शासक का नाम है इमैनुअल द्वितीय। अब इमैनुअल द्वितीय, सार्डिनिया मिडमांट के शासक का नाम क्या है, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इमैनुअल द्वितीय, और इमैनुअल द्वितीय के प्रधान थे काबूर। इमैनुअल द्वितीय
के प्रधान कौन थे? काबूर। अब इटली के एकीकरण के में पूर्णतः सहयोग देने के लिए, एकीकरण को करने के लिए इमैनुअल आगे आते हैं। कौन आते हैं? इमैनुअल द्वितीय आगे आते हैं। अवेकूर की सहायता से जो उनके प्रधानमंत्री थे, फ्रांस से एक संधि करते हैं और फ्रांस से इनकी एक संधि होती है और संधि के पश्चात आप देखेंगे कि 1859 में जाकर, कब? 1859 में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में, जो सैनिक शासक गैरीबाल्डी के नेतृत्व में साल्डिया मिटमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में क्या किया? साल्डिया मिटमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। यह घटना आपकी कब हो रही है? यह घटना हो रही 1859 में। साल्डिया मिटमांट के द्वारा कौन पराजित हो गया? ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया। अब यहां देखेंगे और पराजित किया और 1859 में हो रही है। 1861 की घटना पर आप जाएंगे तो 1861 के अंतर्गत देखेंगे विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली के एकीकरण के इस योगदान के कारण इन्हें इटली का राजा घोषित कर दिया गया। किसको? 1861 में विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से आप सारांश के रूप में मैं यहां चर्चा कर रहा हूं। 1870 तक जाते चलते बच्चों क्या हो गया? इटली का एकीकरण हो गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंतर्गत शुरू हुआ। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंतर्गत इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और इस समय आप ये भी बढ़ा सकते हैं, जिस समय इसके एकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई उस समय बच्चों यहां पर वंशानुगत राज्यों का शासन, कैसे शासक थे? वंशानुगत राजाओं के शासन चलते थे। अब वंशानुगत राजाओं के शासन यहां हैब्सबर्ग साम्राज्य में, पूरा साम्राज्य हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बटा हुआ था। पूरा जो इटली था हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बटा हुआ था। और भाषा पर अगर ध्यान दीजिए तो भाषा भी इटालियन ना होकर के अनेक भाषाओं के रूप में यहाँ अनेक भाषाएं देखने को मिलती हैं। और यह भी याद रखिएगा 1830 का वह दशक है, 1900 जो शुरू हुआ, यह 1830 के दशक में जूसेफ मिज़नी ने इसके एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यह वर्णनात्मक पार्ट 1 के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। वर्णनात्मक पार्ट 2 के अंतर्गत भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहां जैसे क्वेश्चन का नेचर होगा उस हिसाब से आप लोगों को करना है। अब यहां हम इस क्वेश्चन के करने के बाद इटली के एकीकरण का जो प्रक्रिया था संक्षेप में वर्णन किया गया। अब दूसरा प्रश्न यहां पर जो दिखाई दे रहा है वह देखें, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब यहां आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसके अकॉर्डिंग नहीं, केवल एक नमूना बताया जा रहा कि लिखने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। बाकी इसकी विस्तृत व्याख्या आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत मिल जाएगा, उसे आप देखें और पढ़ें। चलिए, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? इसमें 4 कारणों के उल्लेख की बात कही गई थी।
अगर आप फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में जानेंगे तो आपको यह जरूर दिखाई देगा कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, इस फ्रांस की क्रांति को एक कहा जाए विश्व के पटल पर या फ्रांस के अंदर एक युगांतकारी घटना घटित हुई। 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई, इसे एक युगांतकारी घटना माना जाता है। और इस घटना के पीछे अगर हम कारण को जाने तो लुई 16वां, कौन? लुई 16वां, इस क्रांति के पीछे अगर हम देखें तो लुई 16वां का वंशानुगत शासन जो यहां था वह समाप्त हो रहा है। लुई 16वां 1789 में क्या हो रहा है? लुई 16वां का जो वंशानुगत शासन था यह क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। तो फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत आप यह रख सकते हैं कि लुई 16वां के वंशानुगत शासन की समाप्ति के दौरान फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में क्या हुआ? क्रांतियां हुई और फ्रांस में लोग, और यही इसकी वंशानुगत शासन के साथ ही आप यह भी दर्शा सकते हैं कि फ्रांस में लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। लोकतंत्र का आरंभ हुआ और इस लोकतंत्र के आरंभ होने के साथ ही आप यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो पूछ रहा है कि फ्रांस के क्रांति के क्या कारण थे। अब आप यहां लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के निम्नवत कारण है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत दो बातों का ध्यान दीजिएगा कि होने के पहले 1789 में घटना जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ निकलता है, और यहाँ पर वंशानुगत शासक लुई 16वां का वंशानुगत शासन समाप्त होता है और लोकतंत्र की प्रारंभ माना जाता है। इस लोकतंत्र के प्रारंभ के साथ आप कह सकते हैं कि फ्रांस के क्रांति के क्या कारण थे। तो आप सीधा सा यहां व्याख्या आप देख लीजिएगा कि फ्रांस का क्रांति, यहां आप देखें यहां कैसा सांसद था? लुई 16वां अर्थात लुई 14वां जैसा शासक कहा करता था कि मैं ही राज हूं, तो निरंकुश राजतंत्र था। यहां इनके शासनकाल में एक चीज जरूर दिखाई देगा कि यहां पर पूरी तरह से स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था, और इतना स्वतंत्रता तब पर प्रतिबंध होने के नाते जनता इस प्रतिबंध से ऊब गई थी और अपने आप को स्वतंत्र के रूप में रखना चाह रही थी। तो क्या था? स्वतंत्रता में प्रतिबंध, अर्थात फ्रांस में किसी भी प्रकार की आम नागरिक को लेकर के किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। यहां तक धर्म के मामले में भी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। प्रोटेस्टेंट धर्म पर आए दिन अत्याचार किए जाते रहते थे। तो कहने वाला बाबा आप इसको लंबे से लिखिएगा। यहां सिर्फ इतना जानिए कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, वह क्रांति के पीछे जो कारण था, लोगों को उस समय स्वतंत्रता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और दूसरे कारण पर अगर जाएं तो मध्यम वर्ग, किस वर्ग? मध्यम वर्ग, या आप कह सकते बुजुर्गवा, कौन सा वर्ग? बुजुर्गवा वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग या आप क्या कहेंगे? बुजुर्गवा वर्ग का उदय हुआ। क्यों हुआ? कि इस समय औद्योगिक क्रांतियां हुई। मध्यम वर्ग कहां से आया? आप इसको अपने नोट कर सकते हैं। यहां इस समय औद्योगिक क्रांति हुई और इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नए वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें आप कह सकते थे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार, यह सब एक नए वर्ग का उदय हुआ। और यह नया वर्ग जो शिक्षक, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, ये सब जो वर्ग आए, ये कुलीन वर्गों का, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो यह वर्ग दिखाई दिया, यह कुलीन वर्गों के, कुलीन वर्ग जो वहां था, इस कुलीन वर्ग के कहा जाए तो पूरी तरह से ये अपना उसका शत्रु मानते थे। मध्यम वर्ग किसको अपना शत्रु मानता था? कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। इस पर एक स्टेटमेंट नेपोलियन ने बड़ा अच्छा दिया था कि उसने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का होना, या कह दीजिए फ्रांसीसी क्रांति का कारण
कुलीनों का घमंड था। यह बात किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का होना मूल कारण अगर हम देखें तो कुलीनों का घमंड था। वह इतना घमंड था कि लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वहां किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं, स्वतंत्रताएं नहीं प्राप्त थी। यह उनका घमंड, यह नए मध्यम वर्गों का अभ्युदय का कारण बनता था। तीसरे बिंदु पर अगर हम चर्चा करें इसके कारणों पर, तो अयोग्य शासक। किस प्रकार का शासक था? यहां आप देखिएगा, यहां एक अयोग्य शासक का प्रादुर्भाव। लुई 14 जैसा शक्तिशाली शासक नहीं होंगे। बाद की पीढ़ी में जो भी शासक होते हैं, यहां आप कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का होने का सबसे प्रमुख एक और भी कारण दिखाई देता है, अयोग्य शासक। अयोग्य शासक क्या कहेंगे? अयोग्य शासक का होना। लुई 16वां अयोग्य शासक था और वह शासन सत्ता में रुचि न लेकर के बल्कि उसकी पत्नी उसके कार्यों को देखभाल करती थी और अत्याचारी किस्म का शासक था, और जिसका प्रभाव हुआ कि फ्रांस में क्रांतियां शुरू हो गई। फ्रांस के क्रांति का एक महत्वपूर्ण कि शासन पर शासक होते हुए भी सारी शासन सत्ता की बागडोर इसकी पत्नी के द्वारा संभाला जाता था। दूसरा सबसे एक और कारण पर आप जा सकते हैं, दार्शनिक प्रादुर्भाव। दार्शनिक प्रादुर्भाव दार्शनिक प्रादुर्भाव इसी के शासनकाल 19वीं शताब्दी में, जिस समय फ्रांस पर स्वतंत्रता की लोगों की चाहत उमड़ी, इसके पीछे मूल दार्शनिकों का बेड़ा था, जो लोगों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति एक जागरूकता लाई, राष्ट्रीयता की भावनाओं के प्रति लोगों को उद्गार किया। इसमें दार्शनिकों का प्रादुर्भाव हुआ। इन दार्शनिकों में अगर हम नाम ले लें तो इसी पीरियड में मॉन्टेस्क्यू, कौन? मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिक, रूसो और कह दें वोल्टेयर, अन्य दार्शनिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। किसका? मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने भी फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बने। इन क्रांतिकारियों को महत्वपूर्ण कारणों में जाने जाते हैं और इन क्रांतिकारियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो यह रहा आपका फ्रांस की क्रांति, और इनके फलस्वरूप अंतोगत क्या हुआ कि फ्रांस में एक क्रांति की उत्पन्न हुई। यह सब इसके महत्वपूर्ण कारक थे। अब यहाँ 4 कारण दिए हैं, तो 4 कारणों का आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखा जाए। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कौन सा प्रश्न है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी और इटली के एकीकरण के योगदान को जानना है। तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, मत भूलिएगा, राष्ट्रवाद की एक लहर चली। 19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रवाद की ये क्या चलती है, यह क्वेश्चन है आपका। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत राष्ट्रवाद की लहर चलती है, और इस राष्ट्रवाद की लहर में यूरोपीय देशों को अगर कहा जाए, इस राष्ट्रवाद की लहर में यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। पूरी तरह से यूरोपीय देशों को क्या किया? बदल दिया। राष्ट्रवाद की जो लहर चली, इसमें पूरा यूरोपीय देश क्या हुआ? कायाकल्प हो गया। राष्ट्रवादी चेतना का उदय जो होता है वह यूरोप में, राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में अगर हम कहें तो पुनर्जागरण काल से शुरू हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है, यह कब हो रहा है? पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल में राष्ट्रवाद का, पुनर्जागरण काल में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। तो यहां क्या माना जा रहा है?
पुनर्जागरण काल कब माना जा रहा है? पुनर्जागरण काल अगर कहा जाए, पुनर्जागरण काल 19वीं शताब्दी राष्ट्रवाद का उदय में महत्वपूर्ण कारण क्या था? पुनर्जागरण काल का शुरू होना या उदय होना माना है। 1789 में देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति में सशक्त यह पुनर्जागरण काल जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में पूरी तरह से उभर कर सामने आया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में सशक्त रूप से आप कह सकते हैं यह दिखाई देता है, सशक्त रूप से उभरा। अब आता है कि 18वीं सदी की अगर हम लोग बात करें तो 18वीं यह 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद आया, और इस राष्ट्रवाद के पीछे क्या तर्क देंगे कि पुनर्जागरण काल का अभ्युदय माना जाता है। लेकिन 19वीं शताब्दी के पहले अगर हम बात करें तो पहले अगर बात करते हैं तो 18वीं सदी में जर्मनी चाहे हो, चाहे इटली हो, चाहे स्विट्जरलैंड जैसे आज हैं ऐसा इनका स्वरूप नहीं था, बल्कि 18वीं सदी तक स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली को अगर हम देखेंगे तो डचों, कैंटनों और राजशाहियों में बटे थे। जिन हम जर्मनी, स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे, ये किसमें बटे थे? 18वीं सदी में यह पूरी तरह से डचों, कैंटों और राजशाहियों में बटे हुए थे। 18वीं शताब्दी में इनकी स्थिति क्या थी? यह इसी रूप में डचों के रूप में, कैंटनों के रूप में और राजशाहियों के रूप में बटे थे, और जिनके स्वायत्त क्षेत्र थे। इन लोगों के अपने अपने क्या थे? स्वायत्त क्षेत्रों में ये लोग आपस में बटे हुए थे। 18वीं शताब्दी में पूरे अगर हम यूरोप की बात कहें तो यूरोप में यह स्थितियां विद्यमान थी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति जब नहीं आई थी, अभी पीछे के टॉपिक में बताया गया था कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके पहले फ्रांस में निरंकुश शासकों का राज था। किसका था? निरंकुश शासक, राजा राज शासन करते थे, और उस समय इस निरंकुश शासक से मुक्त देने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। किसका नारा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमण, 18वीं सदी के अगर कहा जाए तो 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में, कब? अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमणों ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न कर दिया। अर्थात कह सकते हैं कि नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रीयता के लोगों के अंदर के राष्ट्रीयता की भावनाओं का जो उद्गार भरा, उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो यह रहा आपका क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी, इटली के एकीकरण का जो योगदान है, यह महत्वपूर्ण योगदानों में माना जाता है। तो एक सारांश के रूप में मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, बाकी बार बताया जा रहा है कि राजीव क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप वहाँ से इनकी व्याख्याओं को और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे तो यह सारी चीजें आपको और भी अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, गांधी द्वारा संचालित चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह का वर्णन करिए। किसके द्वारा संचालित? गांधी जी द्वारा संचालित अहमदाबाद संचालित चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह का वर्णन करिएगा। तो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, जैसे महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आए, याद रखिएगा, आने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया, और आश्रम के निर्माण के बाद इनका अगर कोई जन आंदोलन के रूप में जाना जाता प्रथम, तो 3 आंदोलन इनके बेहद महत्वपूर्ण है शुरुआती दौर के। वह 3 आंदोलन के यहाँ जो चर्चा की गई है वह यह है कि गांधी द्वारा यही 3 आंदोलन हैं जो 1917 में चंपारण में,
कहां चला गया? चंपारण। कहां है? बिहार में। कहां है? 1917 में चंपारण बिहार में यह आंदोलन चलाया गया। अब यह आंदोलन सारांश रूप में आप जाइएगा, नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसानों पर, नील की खेती करने वाले किसानों पर बागान मालिकों का, बागान मालिकों का अत्याचार, यह इसीलिए हुआ था। कौन सा? पहला महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन क्या था? चंपारण। कहां हुआ? बिहार। यहां और आगे आप जानना चाहेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी ऐसे नेता यहां के महात्मा गांधी को इस आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया, लाए। और यहां पर इनके द्वारा किसके खिलाफ जुल्म हो रहा था? किसानों पर, और एक नील की खेती करने वाले किसानों पर, इन बागान मालिकों पर अत्याचार, बागान मालिकों के द्वारा, बागान मालिकों का क्या था? अत्याचार, बागान मालिकों के द्वारा अत्याचार किया गया था। और इसी से निजात देने के लिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो सफल रहा। दूसरा आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है खेड़ा आंदोलन। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन भी देखा जाए तो यह आंदोलन 1918 में चला था। खेड़ा आंदोलन कब चला? 1918 के अंतर्गत खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसमें, इस आंदोलन में किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया था। खेड़ा आंदोलन में मुख्य बातें क्या थी? किसानों ने भूमि कर जो मांग थी, किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया कि भूमि का जो कर लगाया जा रहा है, राजस्व वसूला जा रहा है, उसको हम नहीं दे पाएंगे। तो यह आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, जो 1918 में। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। यह आंदोलन भी आपका जो चला 1918 के अंतर्गत यह आंदोलन चला। कब चला? 1918 में यह आंदोलन चला। और इस आंदोलन में मिल मालिक और मजदूरों का संघर्ष था। इस आंदोलन में किसका संघर्ष था? मिल मालिक और मजदूरों का संघर्ष था। और जिसमें इन तीनों आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का राजनीतिक रूप से कहा जाए, भारत की राष्ट्रीयता के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्व जन जागरण के रूप में दिखाई देता है। इस तीनों आंदोलन से महात्मा गांधी ने की पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों के प्रति, इनके प्रति लोगों का विश्वास जगा। और तीनों आंदोलन अपने आप में सफल आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन सा? 1917 का चंपारण आंदोलन, 1918 का खेड़ा और अहमदाबाद। ये भी याद रखिएगा कि दो आंदोलन आप यहां देख रहे हैं किसानों से था, तो अहमदाबाद का आंदोलन जो है वह मजदूरों से संबंधित था। और इसी अहमदाबाद मजदूरों के आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार अनशन का प्रयोग किया था। अनशन करने की पद्धति सरकार को अपनी नीतियां मनाने का एक नया तरीका ढूंढा था, और जो ढूंढा गया था कहां? अहमदाबाद आंदोलन में। बस बच्चों, यह छोटे छोटे से सारांश के रूप में हम थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी आपको लिखने का जो मूल बातें यह दर्शाना है, लिखने का जो शैली हो वह किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। 3 प्रकार के अति लघु उत्तरी दिखाई दे रहे हैं, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 के अंतर्गत आपको लिखना है। उसके आधार पर इसके डायरेक्शन को बढ़ाना है कि कहां कम लिखना है, कहां ज्यादा बढ़े। तो यह हो गया। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन। देखिए,
इन क्वेश्चन को चाहे आप ऐसे पकड़िए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है आपके, अभी अभी जो व्याख्या की गई इन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर व्याख्या सेम यही है। देखिए कहा गया भारतीय राष्ट्र महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन। अब यहां महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों को आप यहां रख सकते हैं। नहीं तो इनका और भी आंदोलन है, यहां थोड़ी और भी चर्चा कर दें। यह आंदोलनों को नहीं लिख पाते तो असहयोग आंदोलन इनका, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यह इनके महत्वपूर्ण आंदोलनों में जाने जाते हैं। अगर आप यही 3 महत्वपूर्ण शुरुआत के आंदोलन लिखना चाहेंगे तब भी लिख सकते हैं, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। अगला है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम, वही बातें देखिए यहां भी कहा जा रहा है, 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और उसके परिणाम। यह सारे क्वेश्चन आपके एक ही जैसे हैं, तो यह क्वेश्चन आप उसी क्रम में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है असहयोग आंदोलन का अर्थ। अगला प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन का अर्थ। बढ़े तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या है। कोई 2 कारण यहां आपको बताना है असहयोग आंदोलन का अर्थ, और यहां आपको बताना है कि इसके 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। असहयोग आंदोलन के 2 प्रमुख कारणों का यहां जिक्र करना है। अब असहयोग आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी ने अपने किताब में लिखा है कि अगर ब्रिटिश हुकूमत, यंग इंडिया में लिखा है, अगर ब्रिटिश हुकूमत भारत पर शासन कर रही है, ब्रिटिश में औपनिवेशिक शासन है, तो इसका मूल कारण है कि ब्रिटिश भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश का सहयोग करना। अगर भारत ब्रिटिश का सहयोग नहीं करता तो ब्रिटिश हुकूमत काफी दिन तक यहां शासन नहीं कर सकती। यह बात महात्मा गांधी ने कही थी कि भारत पर जो भी शासन स्थापित हुआ हो रहा है, उसके पीछे अगर हम कारण को जाने तो यहां मूल कारण यही है कि इसका जो महत्वपूर्ण कारण है उसके पीछे इन्होंने क्या दिखाया कि हिंद स्वराज के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? हिंद स्वराज में इस बात को स्पष्ट तौर से किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। यहां का प्रश्न है, यह बात किसमें कहा गया था? हिंद स्वराज में। अभी अभी जो हम चर्चा किए, यह बातें महात्मा गांधी ने कहां कही थी? यह बातें महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के अंतर्गत कही थी, और उसमें स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत भारत में काफी दिन तक शासन कर रही है तो इसके पीछे जो मूल कारण है वह सिर्फ यही है कि ब्रिटिश का भारतीयों के द्वारा सहयोग किया जाना। अगर भारतीय इसके साथ सहयोग न करते तो ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते थे। कहा? इनका ज्यादा दिन तक शासन नहीं हो सकता था। और गांधी जी का विचार असहयोग आंदोलन को, ये भी ध्यान दीजिएगा, गांधी जी का जो विचार है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न किया जाए और चरणबद्ध तरीके से ब्रिटिश हुकूमत की शासन में सहयोग न करके असहयोग लाना।
और एक बात ये भी है, अगर हम भारतीय इस असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों को सहयोग नहीं करेंगे तो यह ज्यादा दिन रह नहीं। और इसके लिए 3 फार्मूले कि लोग सरकारी पदों को छोड़े, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दी गई उपाधियों को छोड़ दें, शासन सत्र में उनका सहयोग न करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दें। यह इनके मूल कॉन्सेप्ट थे कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा यह कहा गया, वे अपनी नीतियों को भारत के लोगों के लिए तैयार किया गया कि ब्रिटिश के द्वारा दी गई सारी उपाधियों को छोड़ दिया जाए। और इसके द्वारा आप देखेंगे कि इन उपाधियों के द्वारा यह आंदोलन जब 1920 में चला तो इतनी तेज से चला कि भारत की व्यवस्थाओं में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। इसका आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा, विदेशी सामानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और विदेशी से आते हुए कपड़े आदि पर 50% से ज्यादा घाटा चला विदेशियों को या ब्रिटिश हुकूमत को हुआ। अनेक भारतीय व्यापारी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे और विदेशी वस्तुओं के व्यापार में जो यहाँ के व्यापारी थे, विदेशी वस्तुओं के व्यापार में के अंतर्गत वह निवेश करना बंद कर दिए, जहां से यहाँ के व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ा। तो यहाँ का यह प्रश्न था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के 3 प्रमुख आंदोलन पर आर्थिक क्षेत्रों पर देखा जाए काफी प्रभाव पड़ा। आर्थिक का इतना पड़ा कि विदेशी व्यापार से जो लाभ मिलता था, वह लाभ विदेशी कपड़ों का भारत में आयात अगर इनकी तुलना की जाए तो घटकर 1921-20 में जो इतना था वह घटकर 50% तक पहुंच गया। तो यह रहा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों पर प्रकाश डाला गया है। तो आंदोलन तो बहुत चलाए, यहाँ पर चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का ये भी आपका पता दिया गया। यह अर्थ है असहयोग का क्या अर्थ है। यहाँ जो प्रश्न है असहयोग का अर्थ क्या है, ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग न किया जाए, इसके लिए कहाँ लिखा था, हिंद स्वराज में। यह क्यों चलाया गया था, इसका भी कारण था। इसका चलाने के पीछे जो कारण थे 1919 का रोलट एक्ट भी था। 1919 के पीछे एक एक्ट आया था, वह था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट में था बिना किसी कारण को किसी भी व्यक्ति को भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह इनका महत्वपूर्ण कारणों में अब जाना जाता है कि इन्हें असहयोग आंदोलन का जो अर्थ है, उसका जो भाव था, मूल भाव यही था कि इनका जो कारण था, इनके भाव को जाने, रोलट एक्ट का विरोध करना। और दूसरा भी एक कारण आप कह सकते हैं कि मुस्लिमों के द्वारा, यहां ध्यान दीजिएगा, मुस्लिमों के धर्मगुरु खलीफा का पद से हटाया जाना ब्रिटिश हुकूमत का ने, जिससे भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और भारतीय मुसलमानों के द्वारा एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। इस खिलाफत आंदोलन के लीडर बनाए गए महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा यह नाम बदल करके असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। और इसी असहयोग आंदोलन करने में हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत बड़ा उहापोह की स्थिति थी, फिर भी 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई और चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्योंकि यहाँ इस आंदोलन के पीछे महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि आंदोलन तभी आगे बढ़ सकता था जब हम अहिंसक होंगे, हम सत्य और अहिंसा के माध्यम से बढ़ेंगे और एक ताकतवर भारत का स्वरूप देंगे। तो निश्चित तौर से वे भी कहे थे कि 1 वर्ष के भीतर हम ब्रिटिश सत्ता को भारत से अलविदा कर देंगे। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी के द्वारा यह जो आंदोलन चला था, यह असहयोग आंदोलन का, और यह क्यों चलाया गया।
और अब इस क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। चलें देखें अगला प्रश्न क्या है। सविनय अवज्ञा कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि सविनय अवज्ञा कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रश्न पर आते हैं कि क्यों चलाया गया। सविनय अवज्ञा के चलाने के पीछे क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सविनय अवज्ञा को हम थोड़ा सा समझते हैं कि सविनय अवज्ञा को चलाने के पीछे क्या कारण थे। चलें, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया, एक नाम से ही गया सविनय, विनय के साथ। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा गांधी और इरविन के बीच में, गांधी के द्वारा इरविन से 11 सूत्री मांगे रखी गई। गांधी ने इरविन से क्या मांग की थी, 11 सूत्री मांगे रखी थी और यह भी शर्त रखी थी अगर इरविन इस समझौते को नहीं मानते, कौन सा, गांधी इरविन जो समझौता होने जा रहा उसमें कहा गया था कि अगर गांधी मेरी इस 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं करते तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इस 11 सूत्री मांगों में ही याद रखिएगा एक मांग था नमक कानून, और महात्मा गांधी के द्वारा इस मांग को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा स्वीकार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी साबरमती से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दांडी नामक स्थान पर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नमक कानून को तोड़ते हुए इनके द्वारा क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही इतना प्रभावशाली रहा कि यह मांग एक ऐसी मांग थी जो बड़ों से लेकर कहा जाए तो छोटे वर्गों के लिए नमक पर जो कानून तोड़ने की शुरुआत की गई, यह सब पर प्रभावशाली सिद्ध हुआ। और लगभग देखा जाए तो महात्मा गांधी की चेतावनी के फलस्वरूप जो इस आंदोलन का चेतावनी से जो आंदोलन की शुरुआत की, इसके तहत इस पर 3 प्रभाव पड़े। यह आंदोलन भारतीयों के अंदर सबसे पहला, इस आंदोलन के फलस्वरूप जो सबसे पहला प्रभाव पड़ा बच्चों, वह यह पड़ा कि इस आंदोलन के द्वारा लोग जो ब्रिटिश हुकूमत से डरे रहते थे, बातों को कहने में हिचकते थे, सबसे पहला राष्ट्रीयता का भाव लोगों के अंदर जागृत हुआ। इस आंदोलन में ने लोगों में क्या उत्पन्न कर दिया, राष्ट्रीयता का यह भाव भरा कि ब्रिटिश हुकूमत इस आंदोलन से घबरा गई थी। राष्ट्रीयता से पूरा ओतप्रोत था और ब्रिटिश हुकूमत इस आंदोलन से क्या हुई, घबरा गई। और साथ ही साथ दूसरा क्या हुआ, विदेशी कपड़ों एवं अन्य वस्तुओं के आयातों में भी कमी आई। इस आंदोलन का दूसरा परिणाम क्या हुआ, कारण क्या हुआ, दूसरा कारण यह हुआ कि इनका इस आंदोलन से अगर हम देखें तो एक जहां यह राष्ट्रीयता का बोध कराया,
राष्ट्रीयता, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावनाओं को लाया, वहीं पर जहां पहला क्या किया, राष्ट्रीयता का बोध कराया, वहीं दूसरा अगर हम कारण पर जाएं, दूसरे कारण पर लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाएं पनपी, दूसरा विदेशी कपड़ों एवं वस्तुओं के आयात में कमी आई। क्या आई? विदेशी वस्तुओं और कपड़ों में आयात में क्या आई? आयात में कमी आई। राष्ट्रीयता का जागरण हुआ और विदेशी वस्तुओं कपड़ों का। और तीसरी बात जो आई, शराब उत्पादन शुल्क, जो भी सरकार के द्वारा शुल्क लिए जाते थे, उनमें भी शुल्कों में अत्यधिक क्या हुई, जो इनसे शुल्क लिए जाते थे उस शुल्क में अत्यधिक कमी आई। उस शुल्क में क्या हुआ, अत्यधिक कमी आई। इसका, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह 3 प्रमुख कारण हैं। बाकी हमने आपको बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या, कारण क्यों। फिर से देखें, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, इनके प्रमुख कारणों पर हमें विचार करना था। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, यह उदय में का जन्म उपनिवेश पूर्व काल में, देशभक्ति, उपनिवेश पूर्व काल में अगर कहा जाए तो देशभक्ति से हुआ। उपनिवेश पूर्व काल में पारंपरिक देशभक्ति से हुआ है। उपनिवेश काल में ही अपनी देशभक्ति से ही इस राष्ट्रवाद का भारत का में उदय हुआ। सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष आरंभ से बहुत पहले भारतीय समाज में हो गए थे, लेकिन यहां पर अगर आपको देखना है तो इसके उदय के जो हम कारण पर जाएंगे तो 3 उदय के जो प्रमुख कारण हैं आप यहां दिखा सकते हैं। राष्ट्रवाद का क्यों उदय हुआ, यह ब्रिटिश हुकूमत के समय में ही लोगों के अंदर यह भावनाएं आ गई थी कि हम अन्य देशों के भी बात भी हमें वह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए, और हम किसी देश से शासित होने के लिए नहीं बने हैं। लोगों के अंदर अपनी संस्कृति पर भावनाएं उपजी, लोगों के अंदर यह भी बातें उभरी, हम भारत के लोग एक हैं और विदेशी या हम पर शासन करें। इन सब बातों के साथ साथ यह उभरा क्यों, इसके जो कारण थे, क्या कारण आया कि लोगों में यह भावनाएं आनी शुरू हुई। तो सबसे पहला अगर कारण देखा जाए तो पश्चात विचार शिक्षा, पाश्चात विचार शिक्षा। पहला कारण पर अगर हम जाने तो इसका प्रमुख कारण जो भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसमें क्या है, पश्चात विचार और शिक्षा। पश्चात विचार और शिक्षा, पश्चात का जो विचार है और जो एक शिक्षा का रूप है, यह तो कारण विचार और पश्चात विचार, और इसका क्या कारण है, शिक्षा। यही 2 बिंदु है। यह कारण पहला होता है कि विचार पश्चातों के जो विचार हैं वह भारतीयों को जागृत किए हैं। शिक्षा की तरफ लोग केवल इंग्लिश मैथ नहीं बल्कि अपनी राजनीति, संस्कृति, भूगोल का जब ज्ञान हुआ, अपने राष्ट्रीयता के प्रति नई भावनाएं पनपी। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं पश्चात विचार और शिक्षा। दूसरा, राष्ट्रीय जागरण, लोगों में इसके फलस्वरूप क्या हुआ, दूसरा जो कारण है कि लोगों में राष्ट्रीय जागरण हुआ। लोग अपनी राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हो गए। राष्ट्रीयता के प्रति जागरण, राष्ट्रीयता के प्रति जागरण, राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीयता के प्रति जागरण हुआ। राष्ट्रीयता के भावनाएं उत्पन्न हुई, राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न हुआ। और सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन, कुरीतियों का सुधार
आंदोलन। दूसरा कारण पर हम यहाँ चर्चा करते हैं, राष्ट्रीयता के प्रति लोग जागरूक हुए और सुधार आंदोलन जो चले, दयानंद, राजा राम मोहन राय, इन सब के प्रति हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावनाओं के प्रति जागरूकता आई। यह इन कारणों तो भारत में राष्ट्रवाद के अगर उदय पर हम विचार करें तो आप इसे डिटेल में लिखिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वह है पश्चात विचार और शिक्षा। दूसरा कारण राष्ट्रीयता के प्रति जागरण और सुधार आंदोलन। यह दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कारण माने जाते हैं। तो आप इसे अब जैसा प्रश्न होगा उस आधार पर अपने नोट्स को आप बढ़ाइएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है और महात्मा गांधी का सत्याग्रह के संबंध में क्या विचार हैं। तो सत्याग्रह का मूल भाव है सत्य के प्रति आग्रह करना। सत्याग्रह का अभिप्राय क्या है, सत्य के प्रति आग्रह करना। और सत्याग्रह का सत्य के प्रति आग्रह करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा, अन्याय का, इसका अन्याय के प्रति सर्वथा विरोध करते हुए, अन्याय के प्रति लगातार, सर्वथा मतलब हमेशा क्या, विरोध करते हुए अन्याय के प्रति वैर भाव न रखना। बड़ी बात कह दिया, सत्य के प्रति आग्रह करना, साथ ही भी कहे कि सत्याग्रह के का विरोध करते हुए, सत्याग्रह का यहां क्या कहा, सत्य का आग्रह करते हुए, सत्य पर दृढ़ता से रहते हुए अन्यायों के प्रति, जो सत्य के प्रति न होकर अन्याय है, अन्यायों के प्रति भी वैर भाव न रखा जाए। सत्याग्रह हो लेकिन अन्यायों के प्रति, अन्याय के प्रति किसी प्रकार से विरोध न रखा जाए। अब सत्याग्रह का मूल लक्षण है, सत्याग्रह अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए, सत्याग्रह का जो मूल भाव है वह क्या है, अपने विरोधी के प्रति वह किसी भी प्रकार से हिंसा का विरोध करते हैं। सत्य के लिए आग्रह करना, लेकिन सत्य के आग्रह में उन विरोधियों के प्रति किसी भी प्रकार से हिंसा न करना। कौन से विरोधी, जो अन्यायी किस्म के हैं, बल्कि सत्याग्रह अपनी विरोधी के प्रति किसी भी प्रकार से हिंसा न करने का आग्रह करता है, किसी भी प्रकार से हिंसा न की जाए। और महात्मा गांधी लॉर्ड हंटर के सामने ये सत्याग्रह के संबंध में परिभाषित किया था इस प्रकार, यह एक ऐसा आंदोलन है, उन्होंने कहा था कि यह एक प्रकार का एक ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम होगा, किसी भी प्रकार की बुराई पर नहीं, बल्कि क्या, सच्चाई पर कायम होगा और हिंसा उपायों के वश में चलाया जा रहा है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा और साथ ही साथ अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, कठोर यातनाओं के सहते हुए, फिर भी हिंसा का प्रयोग न करना और सरकार की नीतियों का प्रतिक्षण विरोध करते हुए, अन्यायों के खिलाफ भी हिंसा का न प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना, यह इसका मूल भाव था। यहाँ सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के ये विचार थे। अगला प्रश्न हम चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के
पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहां आप देखेंगे वैश्विक मंदीकरण की शुरुआत की बात की जाए तो वैश्विक मंदीकरण की जो शुरुआत होती है वह 1929 में। आपको यह ध्यान देना होगा। आर्थिक मंदी जो आई थी बच्चों कब आई थी? 1929 में। अब आते हैं 1929 से पहले ले लीजिएगा। 1929 से पहले 1928 से लेकर के अगर कहा जाए तो 1934 तक, 28 से लेकर कब तक? 34 के बीच आयात निर्यात में देखा जाए तो 50% गिरावट आई। आयात और निर्यात में कितने प्रतिशत? 50% इस दौरान गिरावट दर्ज की गई। नगर पक्षियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसान का मंदी का मार ज्यादा झेलना पड़ा। अगर देखा जाए तो मंदी इनके ऊपर ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। किस दौरान? 1928 और 34 के दौरान। एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिर रही थी, कृषि में जो उत्पादन है उसकी कीमत क्या हो रही थी? गिर रही थी। एक तरफ यह दिखाई दे रहा है। वहीं सरकार ने लगान छूट देने से मना कर दिया। कृषि में कीमतें तो गिर रही है लेकिन सरकार लगान में छूट देने से क्या किया? मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वालों पर अगर देखा जाए किसान ने पर मंदी का वह मार पड़ा कि वह किसान इसे झेल नहीं पाए। तो 1931 जब मंदी अपने शीर्ष पर थी तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किलों से घिरा हुआ था। तो यह मंदी के इस दौर में अगर आप देखेंगे तो मंदी के इस दौर के अंतर्गत सरकार की नीतियां, जहां आज यदि सरकार कल्याणकारी होती तो सरकार का योजनाएं किसानों के प्रति नम्रता व्यवहार पूर्वक होता, लेकिन इस मंदी के दौर में भी सरकार ने अपनी नीतियों के, अपने फार्मूले को, अपने राजस्व वसूली के ढंगों को उनके पर उपेक्षा करते हुए वसूले और यह पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर किसानों को इस दर से परेशान किया कि यह मंदी पर अगर हम कहें तो मंदी के इस दौर में इन वर्गों को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ गया। प्रथम अगला है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणामों का उल्लेख। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 जो प्रमुख परिणाम की हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वह 3 प्रमुख परिणाम हैं। कौन कौन से? तो 3 प्रमुख परिणामों में अगर हम कहें तो पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद 3 प्रमुख जो परिणाम सामने आते हैं वह एक है राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम निकल कर आए, राजनीतिक परिणाम। दूसरा हमारा है आर्थिक परिणाम दिखाई देते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आर्थिक, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और इस युद्ध के बाद प्रथम सामाजिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम, यह 3 परिणाम निकल कर आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और राजनीतिक परिणाम अगर आप कहेंगे तो यह देखेंगे कि संपूर्ण विश्व की जो व्यवस्थाएं थी वह बदल गई थी। इन परिणामों में राजतंत्री सरकारों का पद यही था, प्रथम विश्व युद्ध था जो राजतंत्री शासनों से बदल करके जनतंत्री शासन में बदलाव आ गया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास हुआ। राजतंत्री भावनाओं से निकलकर जनतंत्र की भावना और साथ ही साथ अन्य राष्ट्रों में देखेंगे आप राष्ट्रीयता की भावनाओं का भी विकास हुआ। लोग राष्ट्रीयता के प्रति अपने जागरूक हुए। अंतरराष्ट्रीय भावनाओं का, राष्ट्रीयता की ही नहीं अगर देखा जाए
तो अंतरराष्ट्रीय भावनाओं का भी यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद विकास हुआ, आमूलचूल परिवर्तन, अधिनायक विकास हुआ, अधिनायकवाद का भी उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे अधिनायकवाद, मुसोलिनी, हिटलर जैसे तानाशाहियों का भी उदय हुआ। अमेरिका का उदय, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष, अमेरिका का उत्कर्ष, जापान का उत्कर्ष इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही देखने को मिलता है। तो राजनीतिक परिणामों में आपको इस रूप में और इसी रूप में आर्थिक परिणाम भी दर्शाना है और सामाजिक परिणाम पर भी आपको चर्चा करनी है। अगला है G77 देशों से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो इसे पहला ही समझिएगा, यस, G77 जो है विकासशील देशों का एक संगठन है। किसका है, जो विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे उन्हें। यहां क्या कर रहा है, G77 जो है वह किसका है, यह विकासशील देशों का संगठन है। क्या आपको बताना है, कैसा किसका संगठन है, विकासशील देशों का संगठन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे उन्हें 1950 तक पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं की तेजी प्रगति का कोई लाभ नहीं हुआ। यह एक विकासशील देशों का संगठन है। G77 का गठन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रक्रिया थी। जुड़वा संतानों की ब्रेटन वुड्स की क्या थी, जुड़वा संतानों की प्रक्रिया थी। विकासशील देशों ने विकसित औद्योगिकों देशों के बराबर पहुंचने का यह यथासंभव प्रयास था। विकासशील देशों को विकसित देशों के समकक्ष पहुंचने का एक, हम इसे क्या मान सकते हैं, एक प्रयास समझ सकते हैं, एक अभियान समझ सकते हैं। अगला देखा जाए, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक नई अर्थव्यवस्था और एक नई राजनीतिक स्थिति पैदा की। प्रथम विश्व युद्ध ने क्या किया, एक नई अर्थव्यवस्था उत्पन्न की। इससे रक्षा व्यय में काफी वृद्धि हुई। इसमें क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय पर वृद्धि हुई, जिससे युद्ध ऋणों में वित्त पोषित किया गया। 1913-18 में कीमतें दुगनी हो गई थी इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और दुगनी हो गई, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस पर पड़ा था। तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का आपको विश्लेषण करना है। और आपको हम बार बार ये चीज कर रहे हैं कि ये सारे प्रश्न आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में मिलते हुए मिलेंगे। और 2024 के जो भी प्रश्न है वह किस रूप में, सबसे बड़ी बात है वह प्रश्न के लिखने का नेचर कैसे होगा, कितने लाइनों में होनी चाहिए, अगर वर्णात्मक 1 के अंतर्गत आ रहा तो अब कितना लिखना है, वर्णात्मक 2 के अंतर्गत आ रहा है तब कितना लिखना है, ये सारी बातें वहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का, यहां प्रश्न कर रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो प्रथम विश्व में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया जिसका ध्यान अपने बचाव में लग गया था। क्यों बढ़ गया, इसका मूल कारण था क्या कि इसका झुकाव युद्ध में लग गया, और युद्ध में लड़ने में अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका। वह भारत में जो अपने माल का युद्धों में इस तरह से फंस गया कि वह भारत में अपने माल का क्या किया, निर्यात नहीं कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर मिला। तो आप क्या कहोगे, यहां अगर आपको देना हो कि प्रथम विश्व भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, तो सीधी सी बात है कि कहोगे कि प्रथम विश्व में ब्रिटेन इस रूप में उलझा विश्व के युद्ध में कि भारत में निर्यात ही नहीं कर सका, और भारत में जब वह निर्यात नहीं कर सका तो भारत के औद्योगिक जो उत्पादन सेंटर थे
उन्हें बढ़ने फूलने का सुअवसर मिला। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात के विभिन्न चीजों को बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने लगे। दूसरा कारण था, युद्ध में इस ढंग का पड़ा कि यह अन्य सामग्री निर्माण करने से ज्यादा सैनिकों के लिए कहा जाए तो सामग्री बनाने लगा, हथियार बनाने लगा। जो और भी चीजों का निर्माण करता था उसका ध्यान कहां पहुंच गया, सैनिकों की सामग्री के लिए निर्माण करने लगा। इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात विशाल देशी बाजार मिल गए। अब वह निर्यात नहीं कर रहा है, उसका ध्यान केंद्रित विश्व की तरफ है, वह सैनिक साथ सामानों की तरफ जुट गया, इसलिए यह बाजार काफी ग्रोथ कर गया था। इस प्रकार से आप यहाँ के प्रश्नों को लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखना। अगर हम इसे कहें कि विश्व अर्थव्यवस्था में विकास में तकनीक का क्या योगदान है, यहां पर क्या लिखना है, इसका उदाहरण सहित हमें लेख लिखना है। तो यहां विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व के संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का विरोध करा रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कहें तो यह किसका विरोध है, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का यहां पर विरोध कराया जा रहा है, संपूर्ण। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्व समाज की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, विश्व समाज, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो पूरे विश्व के समाज की अर्थव्यवस्था की बात कही जाती। द्वितीय विश्व युद्ध के काल पुनर्निर्माण के कार्य दो बड़े प्रभाव से आगे बढ़े। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके निर्माण का जो प्रभाव दिखाई जाता है, दो प्रमुख प्रभावों से आगे बढ़े। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली देश बनकर उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली देशों में किसका नाम आ रहा है, अमेरिका एक वर्चस्वशाली देश के रूप में उभरा। जिस समय पूंजीवाद विश्व महामंदी से जूझ रहा था, उसी दौरान सोवियत संघ के लोग अपने देशों को पिछड़े खेतिहर की देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा हुआ था। तो कहा, मतलब इस व्यवस्था में देखेंगे कि दो महाशक्तियां उभर रही हैं, एक पूंजीवाद के रूप में पूरी तरह से अमेरिका, और दूसरे रूप में जहां अर्थव्यवस्था के चूर होने के बाद विश्व के मंच पर एक नई शक्ति के रूप में प्रादुर्भाव हो रहा है, सोवियत संघ, और वह समाजवादी व्यवस्था का द्योतक है, समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। विश्व बैंक और IMF 1947 में स्वाभाविक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। विश्व बैंक और IMF ने काम करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र और जापान के लिए व्यापार तथा वृद्धि में एक नए युग की शुरुआत होती है। तो दुबी प्रथम विश्व युद्ध जो चला 1914 से कब तक, 1918 तक। द्वितीय विश्व की शुरुआत अगर देखेंगे तो 1943 से 1945 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः देश दो ध्रुवी में की तरफ बढ़ता है, जिसे हम भारत की व्यवस्थाओं में शीत युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और यह शीत युद्ध में के अंतर्गत दो शक्तिशाली राष्ट्रों का, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं तीन प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी के किन्हीं तीन प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यहां कार्न लॉ समाप्त करने में ब्रिटिश सरकार का फैसला। कार्ल
लॉ को समाप्त किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त किया गया। अब कार लॉ क्या है ये जान ही रहे हैं। कार लॉ वहां के बड़े लोग पूंजीपतियों के द्वारा, उनके द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया था। ब्रिटेन की जनसंख्या 18वीं सदी के अगर कहें अंतिम दशक में तेजी से बढ़ने लगा था। 18वीं सदी में ब्रिटिश की जनसंख्या काफी तेज से बढ़ी है। कब? 18वीं सदी में। इसका प्रभाव ब्रिटेन में भोजन की मांग, और जनसंख्या बढ़ी तो भोजन की मांग बढ़ना स्वाभाविक था। यह 18वीं सदी में बढ़ा और 18वीं सदी में बढ़ने से भोजन की मांग भी बढ़ी। फलस्वरूप भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने कार के आयात पर पूरी तरह से क्या किया? यही तो था, भूमाफियाओं के दबाव में कार ला के पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जिस कानून के माध्यम से सरकार ने कार के आयात पर प्रतिबंध लगाया उसे ही कार लॉ अधिनियम के नाम से जाना गया। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर के देश के जितने भी उद्योगपतियों, शहरी नागरिकों ने सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वो कार लॉ को तत्काल रूप से समाप्त करें। कार लॉ को समाप्त करने का उनका पहला यह रूप आया कि इसे इस रूप में जल्दी से जल्दी, क्योंकि ब्रिटिश की जनसंख्या क्या हो रही थी? 18वीं सदी में काफी तेज से बढ़ गई थी। ऐसे में ब्रिटिश किसान आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला कर सके। फलस्वरूप देश के विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई और संख्या में कृषि बेरोजगार हो गए। तो कार लॉ महामंदी के इन तीन प्रभावों पर 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी, उदाहरणों सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो यह सारे प्रश्न के जो अब तक हम पर चर्चा कर चुके हैं वह आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत मिलेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का जो भी बताया गया है एक नमूना बताया गया है। बाकी चीजें आप राजीव क्वेश्चन बैंक से करें, ये सारे प्रश्न आपको वहां निश्चित तौर से मिलेंगे। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों को यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। पुनः अगले प्रश्न पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।